नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित है। आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से शहर, व्यापार और लेखन की शुरुआत हुई है। एक समय की बात है, दो बड़ी नदियाँ थी, दजला और फरात। इन दो नदियों के बीच एक ज़मीन थी, इतनी उपजाऊ कि लोग दूर दूर से यहाँ आकर बसने लगे। धीरे धीरे उन्होंने छोटी सी बस्ती को एक सुंदर शहर बना दिया। चलिए आज इस अद्भुत सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो बताती हूँ मैं। पहला है, सभी सभ्यताओं की जननी मेसोपोटामिया सभ्यता को कहते हैं। ताम्र सभ्यताओं की जननी सिंधु सभ्यता को कहते हैं और मानव सभ्यता की जननी भारत को कहते हैं। चलो अपन बात करते हैं। इसमें मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं। उसमें पहला है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। दूसरा पॉइंट है लेखन प्रणाली, साक्षरता, लेखन का प्रयोग, दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, शहरी जीवन, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व और लेखन कला की देन। उसमें अपना फर्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया नाम का अर्थ ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मेसो प्लस पोटामोस। मेसो का मतलब होता है बीच में और पोटामोस का मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। और ये 2 नदियाँ कौन कौन सी है? दजला व फरात। वर्तमान का जो इराक वाला क्षेत्र है वो उस समय का मेसोपोटामिया था। भूगोल के कारण सभ्यता का विकास, यानी कि यहाँ पर ज्योग्राफी की दृष्टि से क्या कारण रहे हैं जो सभ्यता का विकास हुआ है। पहला पॉइंट है, नदियाँ हर साल नई मिट्टी लाती थी, यानी कि दजला और फरात नदियाँ हर साल एक बाढ़ आता था और बाढ़ आने के बाद में नई मिट्टी लाती थी इनके साथ में, जिससे ज़मीन उपजाऊ होती थी। ज़मीन उपजाऊ है तो खेती आसान हुई। इसके बाद में भोजन अधिशेष बचने लग गया। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी। सिंचाई के लिए नहरें बनानी पड़ी और सामूहिक श्रम की आवश्यकता महसूस हुई। इससे प्रशासन, संगठन और शहरों की नींव पड़ी। आगे दूसरा पॉइंट है लेखन प्रणाली। लेखन प्रणाली प्रारंभ कैसे हुआ? शुरू में लोग चित्र बनाते थे, जिसको कहते थे चित्रलेख। धीरे धीरे चित्र बने, चित्र के बाद में उनसे संकेत हुए, संकेत बनने के बाद में शब्द निकले, शब्दों से ध्वनि और ध्वनि से लिपि का आविष्कार हुआ है, क्यूनिफॉर्म लिपि। यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है उसका नाम है क्यूनिफॉर्म लिपि। कैसे लिखते थे? नरम गीली पट्टी की तख्तियों पर ये लोग लिखते थे। नुकीली कलम से दबाव देकर त्रिकोणीय निशान के माध्यम से लिखते थे। अब नुकीली कलम को क्या कहते थे? स्टाइलस। तख्ती धूप में सूख जाती थी, हजारों साल सुरक्षित रहती थी। विशेषता, दुनिया की सबसे पहली संगठित लिपि। ये भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे पहली संगठित लिपि कौन सी है? क्यूनिफॉर्म लिपि। तीसरा पॉइंट है साक्षरता। कौन कौन इसमें पढ़ सकता था? सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, केवल लेखक, व्यापारी, राजकीय अधिकारी और पुरोहित वर्ग, इन्हीं को पढ़ने का अधिकार था। लेखन सीखना, अब लिखना इन्होंने किस तरीके सीखा है? विशेष विद्यालय होते थे जिनको कहते थे एडुब्बा विद्यालय। विशेष विद्यालय होते थे ये। विद्यार्थी पूरे दिन अभ्यास करते थे। सबसे मोस्ट है लेखक होना, यानी कि उस जमाने में मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखक होना एक प्रतिष्ठित और कठिन पेशा था। लेखन का प्रयोग, मुख्य उपयोग देखते हैं कौन कौन से हैं। अनाज, पशु, मजदूरी का हिसाब किताब। ये लोग पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे और व्यापार भी करते थे, तो इनका हिसाब किताब रखने के लिए इनका प्रयोग होता था। कर और व्यापार का हिसाब किताब के लिए, कानूनी आदेश के लिए लेखन का प्रयोग, व्यापारिक अनुबंध के लिए, राजकीय आदेश और युद्ध वृत्तांत के लिए और धार्मिक साहित्य और मंत्र के लिए। अब बात करेंगे प्रसिद्ध लेखन। एक संहिता थी हम्मुराबी संहिता, विश्व का पहला लिखित कानून संग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला लिखित कानून संग्रह कौन सा है? हम्मुराबी संहिता। दूसरा है गिलगेमिस महाकाव्य, सबसे पुरानी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेखन का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन का विकास होने के बाद में सभ्यता का संचालन होने लगा और प्रशासन मजबूत होने लगा। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा, इनके बारे में बात करते हैं। शहर कैसे बने? बड़े अनाज भंडार, सबसे पहले तो बड़े बड़े अनाज भंडारों का निर्माण हुआ।
फिर इन अनाज भंडार, अगर अन्न पैदा हो रहा है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जब श्रमिकों की जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे प्रशासन बना और इसी से धीरे धीरे शहर बने। अब मंदिर शहर का केंद्र, यानी कि मंदिर शहर का केंद्र कैसे बना? मंदिर के अंदर यहाँ पर एक तो ये धार्मिक स्थान है, आरती गोदाम, मंदिर बहुत ऊंचाई पर बनाते थे और उसके नीचे आरती गोदाम, अनाज का संग्रह और व्यापार का नियंत्रण होता था। तो यहीं पर मंदिर शहर का मुख्य केंद्र बन गया, यहीं पर धार्मिक स्थान हो गया, यहीं आरती गोदाम, अनाज का संग्रह, व्यापार का नियंत्रण यहीं से होता था। पुरोहित और राजा की बात करें, शुरुआत में मंदिरों का अधिकार पुरोहितों के पास में रहता था। स्टार्टिंग में जब मंदिर बने ही थे तो मंदिरों का अधिकार किसके पास रहता था? पुरोहितों के पास में। बाद में युद्ध बढ़ गए, युद्ध बढ़े तो सुरक्षा के लिए नेता बने, और नेता बने तो किसका उदय हो गया? राजा का उदय हो गया। अब राजा की भूमिका, कि राजा क्या कार्य करता था? पहला है नहरें बनवाना, दूसरा है व्यापार नियंत्रित करना, सैनिक शक्ति को बढ़ावा, न्याय और कानून लागू करना। ये इसके महत्वपूर्ण, इसकी भूमिका थी, इसके कार्य थे। नहरें बनवाना, व्यापार नियंत्रित करना, सैनिक शक्ति को बढ़ाना और न्याय और कानून लागू करना। अब बात करते हैं शहरी जीवन की। तो शहरों की विशेषताएं क्या क्या होती है? शहरों में चौड़ी सड़कें होती है, बाजार और मंडियां होती है, माल गोदाम होते हैं, कार्यशालाएं होती है, पेशा और कारीगरी, धातु कला में निपुण रहते हैं, बर्तन बनाते हैं, वस्त्र उद्योग, आभूषण निर्माण, लकड़ी और पत्थर की नक्काशी का कार्य करते हैं। बर्तन बना करके, वस्त्र बना करके, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करके ये अपना जीवन यापन करते थे। अब सामाजिक वर्ग की बात करते हैं कि सामाजिक वर्ग में कौन कौन होते थे? राजा और पुरोहित, अधिकारी और व्यापारी, कारीगर होते थे, किसान होते थे, मजदूर होते थे और दास, जो कि युद्ध कैदी थे। यानी कि अगर किसी युद्ध के अंदर ये हार गए और हारने के बाद में वहाँ से ये जो दास लेके आते थे उनको युद्ध कैदी कहते थे। नोट, शहर अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति के मुख्य केंद्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपने इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट जो अपने पॉइंट बचे हैं वो अपन कल बात करेंगे। धन्यवाद।